तो आपने क्या करना है, एग्जाम में जो 100 क्वेश्चन आएंगे, जो मैंने आपको सेट दिया है बना के, वो दिए हैं 25 क्वेश्चन के। उसका रीजन है कि एग्जाम का टाइम होता है 3.5 घंटे। जो आपको वहाँ पे टाइम मिलेगा वो 3.5 घंटे मिलेंगे, और 100 क्वेश्चन होंगे हमारे सामने। हम जो अभी से प्रैक्टिस करके चलेंगे वो 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके चलेंगे, जो कि हमने 45 मिनट में कंप्लीट करना है। ये सब हमने किस में करना है, 45 मिनट में कंप्लीट करना है। यानी 25 क्वेश्चन करने के लिए हमें 45 मिनट ही चाहिए। तब हमारा 3 आवर्स में पेपर कंप्लीट होता है। और अभी भी हमारे पास आधा घंटा बचा हुआ है। वो हम मार्जिन के रूप में लेके चल रहे हैं कि हमारी जो प्रैक्टिस हो वो 45 मिनट के हिसाब से हो। और जो ये सेट बना के दिए हैं, जैसे कि एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन है आपके, वो क्वेश्चन है आपके पहले ही चैप्टर के 175। तो इसको मैंने कितने 7 सेट में बांटा हुआ है। सेट 1 में आपको मिलेंगे 25 क्वेश्चन, ऐसे ही सब में मिलेंगे 20-25, ताकि आपको जो अटेम्प्ट मिलते हैं क्वेश्चन को करने के, वो 4 अटेम्प्ट मिलते हैं। तो अगर आप मान लो आप थोड़ी देर के लिए फ्री हुए, तो 25 क्वेश्चन ही करो, उससे ज़्यादा क्यों करते हो। तो आपको एक बारी में बैठ के अगर आपको 100 क्वेश्चन करने पड़ जाए, या आपको 50 क्वेश्चन करने पड़ जाए वन गो में बैठ के, तो वो आपसे नहीं होंगे, क्योंकि आप बीच में छोड़ दोगे। तो पहले 25 क्वेश्चन का टारगेट रखो। जब वो हो जाए उसके बाद अगले सेट पे चले जाओ, वो हो जाए उससे अगले सेट पे चले जाओ। ऐसे करके एक दिन में 4 से 5 सेट लगाओ। और हर सेट की आपके पास एक परफॉर्मेंस ये होगी कि मान लो आपने, अगर इसमें जो 25 क्वेश्चन है, इसमें कम से कम आपके 22 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। यानी कि अगर 3 क्वेश्चन यहाँ होंगे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो आपके 12 क्वेश्चन रोंग हो रहे हैं यहाँ पे। और ये आपके लिए क्या है कि मतलब कि यहाँ तक आप सिर्फ 80% ही कवर करते हो। और 80% का मतलब ये है कि आपकी जो तैयारी होनी चाहिए इस तरीके से होनी चाहिए कि आप यहाँ पे 25 में से 23 क्वेश्चन ठीक करके चलोगे, तब आपका पासिंग चांस ज़्यादा होगा। तो इसलिए मैंने हर चीज़ को बिल्कुल एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से, जो मैंने आपको इंटरफेस दिया है, कि ये जो आपको इंटरफेस मिला है जिस पे आप इसकी प्रैक्टिस करोगे एलएमएस की, आप देखना वो एलएमएस और ये एलएमएस बिल्कुल सेम है, थोड़ा भी चेंज नहीं है। बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। और आपको यहाँ पे, अगर आप दूसरे एलएमएस पे जाओ, दूसरे किसी भी इंस्टीट्यूट के, तो उनके एलएमएस बड़े स्लो चलते हैं, कि आपको एक क्वेश्चन करने में और उसको फिर टिक करके उसको सबमिट करने में आपकी 1-2 मिनट चली जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको उतना टाइम नहीं लगेगा, तुरंत आपका सबमिट हो जाता है। तो कहने की बात यह है कि अगर आपने एग्ज़ाम ओरिएंटेड करना है और रियल एग्ज़ाम को अभी से फेस करके चलना है। मेरे पास कई स्टूडेंट के मैसेज ये भी आए थे कि सर, जैसे ही मैं क्वेश्चन करता हूँ, मुझे ये नहीं पता लगता मेरा क्वेश्चन रॉन्ग है या फिर राइट है। तो मैंने उनको एक ही सजेशन दिया कि अब, क्योंकि आप तुरंत अगर वो देखोगे, तुरंत आप ये देखना चाहोगे कि मैंने क्वेश्चन 1 किया, क्वेश्चन 1 मेरा ठीक है या गलत है। अगर वहीं पे आपका आ गया, सॉल्यूशन दिख गया, तो वो रियल एग्ज़ाम प्रैक्टिस नहीं है। आपको रियल एग्ज़ाम में कोई भी सॉल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए पहला आपका पूरा जो फोकस है, अब मान लो मैं आपको ऐसा दे देता कि मान लो आपने क्वेश्चन 1 किया, आपने टिक किया उस पे, ए पे, और ये रोंग हो गया, तो यहाँ पे आपका पूरा ध्यान ही यहाँ रोंग पे चला गया। आप दूसरा कुछ सोच ही नहीं पाओगे उस टाइम, फिर उस पर फोकस करोगे। उससे क्या है, आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा।
तो इसलिए पहले क्वेश्चन को कंप्लीट करो। अगर आप पास होते हो तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम से बिल्ड होगा कि मेरे 25 क्वेश्चन मैंने करने थे और मैंने किया है, तो उसमें से 24-23 मेरे ठीक है, यानी कि मेरा रिजल्ट पास में आ रहा है। तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और आपको सिर्फ वो ही 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे लास्ट में जो आपके रोंग है। उन रोंग क्वेश्चन को आप तब एनालाइज कर लो। तो उसको एनालाइज करने में फिर आपको टाइम नहीं लगेगा। इससे क्या होगा कि आपका रिदम ना टूटे। इसलिए मैंने इनको इस तरह से बनाया है कि आप रियल एग्जाम की प्रैक्टिस ही करके चलो। अगर आप हर क्वेश्चन का आंसर का सॉल्यूशन तभी का तभी देखते चलोगे तो ना आपका रिदम बनेगा ना कंसंट्रेशन बनेगी। तो वो भी मैं आपको एक अप्रोच बता देता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपने करने हैं, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन अगर होगा उसकी लास्ट लाइन पढ़नी है आपने। उसमें देखना है कि पूछ क्या रहा है, और उसमें अपने आप को आईआरएस की नज़र से देखो या फिर टैक्स पेयर की नज़र से देखो। अपने आप को अगर टैक्स पेयर बना रहे हो तो आईआरएस क्या हो जाएगा, जो आपसे टैक्स कलेक्ट करेगा। तो आपने दो सिनेरियो क्रिएट करके चलना है, टैक्स पेयर का और जिसको हमने टैक्स डिपॉजिट करना है जो कि टैक्स लेने वाला है। तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से कर दोगे। इस तरह से आपको क्वेश्चन की अप्रोच रखनी है और तभी आपने आगे प्रोसीड करना है। तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा चैप्टर 14, स्टेट टैक्स। ये क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए कि स्टेट टैक्स क्या होता है। तो स्टेट टैक्स क्या होता है, सबको इसी चीज में बहुत प्रॉब्लम रहती है कि स्टेट टैक्स क्या होता है, और कंफ्यूज भी हो जाते हैं बच्चे कि ये समझ नहीं पाते इसको ढंग से कि इसका मतलब क्या है। तो एक सिंपल मीनिंग याद रखो। पहले तो याद रखो स्टेट क्या होता है। तो स्टेट क्या होता है कि जब आप मान लो यहाँ पे हम रियल वो बना के चलते हैं एक सिनेरियो। जो स्टेट होता है उसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना है। मान लो कोई पर्सन है और जब उसकी डेथ हो जाती है, जब उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, उसके बाद अब जिस बंदे की डेथ हुई है उसके पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी वगैरह तो होंगी। मान लो कोई किसी बंदे की अगर डेथ होती है, अगर उसके पास कुछ प्रॉपर्टी है जो अपनी डेथ के बाद पीछे छोड़ गया है, जिसमें आपकी प्रॉपर्टी में क्या आ सकता है कि मान लो आपकी लैंड हो गई, आपका मनी हो गया, आपका इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ हो गया, आपका कोई भी राइट लाइबिलिटी। तो इस तरह की जो भी चीजें हैं उनके लिए कोई ना कोई तो ऐसा वो चाहिए कि भाई इनका जो मान लो उसका लेखा जोखा रखने के लिए कि भाई ये जो है कि इनके लिए क्या चाहिए कि इनको कंप्लीट करने के लिए कि अब ये किसको देनी है, क्या करना है, उसके लिए हमें क्या करना होता है, कुछ लीगल कंप्लाइंस करने होते हैं। यानी कि उनके लिए क्या करना होता है, कुछ उनको इकट्ठा करने के लिए कुछ लीगल एक्टिविटी करनी है। तो वो सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी पर्सन की डेथ के बाद अगर उसके नाम पर कुछ प्रॉपर्टी मौजूद है या फिर मनी है, इन्वेस्टमेंट, तो उसका कंप्लीट लीगल कलेक्शन को क्या बोलते हैं, हम स्टेट बोलते हैं। तो अ, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे कि जो बंदा मर गया है उसके बाद उसके पीछे जो प्रॉपर्टी बच गई है उसको ही हम, अगर मान लो वो किसी और को ट्रांसफ़र करनी है, तो उससे रिलेटेड जितना भी हमारा काम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम स्टेट बोल के चलेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड हो सकती है। मान लो कोई बंदा की डेथ हो गई है तो उसका घर हो सकता है, वही वो पीछे छोड़ गया हो, कोई ज़मीन छोड़ गया होगा, कोई बैंक बैलेंस छोड़ गया होगा, या फिर स्टॉक बॉन्ड अगर उसने बाय कर रखे होंगे,
कोई कार उसके पास होगी, कोई ज्वेलरी, या उसके जो कड़े वगैरह अपने हाथों में डालते हैं, और सोने की कोई भी आइटम, मोबाइल फोन, सब तरह के बिजनेस ओनरशिप। तो इस तरह के जितने भी चीजें होंगी, और अगर आप उसने किसी से पैसा लेना है और उसने किसी का पैसा देना भी है, ठीक है, तो अगर उसने कोई बिल वगैरह पे करने थे वो उसके अभी पेंडिंग है, तो इन सब को जो इकट्ठा करने का और वो होता है, वो सारी चीजें क्या बोली जाती है, स्टेट बोली जाती है। तो एक सिंपल अगर उसमें समझे कि मान लो मिस्टर जॉन है, जैसे हम समझते हैं यहाँ पे कि एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर जॉन। उस उससे डेथ के टाइम पे उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। डेथ के टाइम पे उसके पास एक हाउस था जिसकी वैल्यू थी 5 लाख, और उसके पास एक बैंक बैलेंस भी था जो अपने पीछे छोड़ के चला गया, वो था 50,000। और उसके पास कुछ स्टॉक भी थे जो उसने बाय कर रखे थे, वो थे $1 लाख के। ये सब जो अमाउंट मैं बताता हूँ, अगर कहीं पे मैं रुपीज बोल दूँ या फिर मैं कहीं पे, मतलब कि हम इंडियन टर्मिनोलॉजी ही यूज कर रहे हैं कि 1,000 या फिर 5 लाख, तो आपने इनको डॉलर ही समझना है। जैसे आपने कोई कार थी आपके पास जिसकी वैल्यू $20,000 थी, और कोई आपके पास बैंक बैलेंस था, बैंक मतलब बैंक लोन था, बैंक बैलेंस तो लिख लिया, बैंक लोन था, तो वो सारी चीजें क्या होंगी, ये आपका क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें मिला के ये आपका स्टेट हो जाएगा। तो ये अभी अब तक हमने इसमें देखा। अब बात करते हैं ग्रोस स्टेट के बारे में कि ग्रोस स्टेट क्या होता है। तो ग्रोस स्टेट क्या होता है कि मान लो कि आपके डेथ के टाइम पे आपके पास जितनी भी संपत्ति थी, हमने उनका क्या देखना है कि उनकी एसेट के जो फुल फेयर, मतलब कि फुल जो अमाउंट है, मतलब कि फेयर मार्केट वैल्यू, उसकी जो संपत्ति है जो वो अपने डेथ के बाद छोड़ के चला गया है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, और ऑल रियल पर्सनल टेंजिबल इंटेंजिबल प्रॉपर्टी विच इज डिसेंडेंट हेल्ड और ओनरशिप बेनिफिशियल इंटरेस्ट एट डेथ। मतलब कि ऐसी जितनी भी संपत्ति है, अगर वो कुछ छोड़ के चला गया अपने पीछे, तो वो सारी चीजें क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे किस पे, फेयर मार्केट वैल्यू पे। और अगर उसने कोई लाइबिलिटी वगैरह देनी है, तो वो उसकी हम क्या कर देंगे, वो हम उसकी माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम ग्रोस स्टेट बोलेंगे। कहने की बात यह है, उसकी जितनी अमाउंट होगी उसको हम उसमें कंसीडर कर लेंगे। तो ग्रोस स्टेट का मतलब क्या है कि जब किसी पर्सन की डेथ के टाइम उसके पास कोई डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कोई भी आपके पास कोई एसेट्स या फिर आपकी प्रॉपर्टी मौजूद होती है, और उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू है, और जिस पर्सन की डेथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जिस पर्सन की डेथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंडेंट बोल के चलते हैं। तो ये भी हमें पता होना चाहिए डिसेंडेंट कौन होता है, जिस पर्सन की डेथ हो जाती है उसको डिसेंडेंट बोलते हैं। तो ग्रोस स्टेट में वही सारी चीजें आएंगी जो मैंने बताई थी आपको, जैसे कोई कैश हो गया, बैंक हो गया, या फिर हाउस, या फिर अदर रियल इस्टेट से रिलेटेड। तो ये सारी चीजें किस में आएंगी, ये आपकी ग्रोस स्टेट में आएंगी। एक और चीज है इसमें, बेनिफिशियल इंटरेस्ट। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बेनिफिशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या है। तो मान लो बेनिफिशियल इंटरेस्ट का मतलब है कि
कि हमें मान लो जो प्रॉपर्टी होती है, हमें ये खाली ये नहीं देखना होता कि ये किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। अगर मान लो कोई डिसेंडेंट है और उसकी प्रॉपर्टी, जैसे कि कोई इनकम बेनिफिट या फिर कोई पोजेशन या फिर उसका एंजॉयमेंट, वो क्या कर रहा है, वो डिसेंडेंट उसका ले रहा था, तो वो उसके लिए क्या हो सकता है, उसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट हो सकता है। मान लो कोई आपके पास कोई कार थी, वो आपके नाम पे नहीं थी, लेकिन फिर भी आप उसको क्या थे, उसको एंजॉय कर रहे थे, उसको चला रहे थे। तो इस तरह का कुछ भी अगर आप बेनिफिट ले रहे थे उन चीज़ों का, तो वो आपके लिए क्या होगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल इंटरेस्ट माना जाएगा। तो ग्रोस स्टेट का फॉर्मूला क्या है? ग्रोस स्टेट का फॉर्मूला है कि जितना ग्रोस स्टेट है उसमें से आपको जो अलाउेबल डिडक्शन है वो हम अगर माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टैक्सेबल स्टेट आ जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्वेश्चन में बताया हुआ है कि एडवर्ड की क्या हो गई है, डेथ हो गई है, और डेथ के टाइम पे उसके पास कैश कितना था, 1 लाख। अरे उसके पास एक घर था 9 लाख का, और कुछ स्टॉक भी थे 3 लाख के, और कुछ पार्टनरशिप से इंटरेस्ट आया था वो भी था, और 10,000 का उसके पास डिविडेंड भी था। तो ये सारी चीज़ें मिला के क्या बन गई, ये सारी चीज़ें मिला के बन गई उसका स्टेट। तो इनको सबको जब इन टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15,10,000 डॉलर। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका ग्रोस स्टेट आ जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन भी इसी तरह से दिया हुआ है। तो क्वेश्चन आपने देख के चलना है, उसको आपने ही करना है, क्योंकि ये एमसीक्यू आप करोगे। एक मैंने समझा दिया है, मैंने आपको बोल के सारी चीज़ें बता दी हैं। एक एमसीक्यू अगर आप करते हो, क्योंकि ये एग्ज़ाम रियल एग्ज़ाम एमसीक्यू है, ये सोच के चलना, क्योंकि मैंने इसमें वो ही एमसीक्यू डाले हैं जो रियल एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे। मैं ये नहीं कहता, आपको एक और बात याद रखना कि बिल्कुल डिट्टो आपको ऐसी अमाउंट मिलेंगी वहाँ पे, लेकिन ये बता देता हूँ कि बिल्कुल ऐसा ही कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि आप अगर किसी भी अगर आप 10 से ज़्यादा बुक्स भी इकट्ठी कर लो और सबके एमसीक्यू भी अगर आप मैच करने की कोशिश करोगे, तो एक भी एमसीक्यू की लैंग्वेज ऐसी नहीं मिलेगी आपको, या फिगर ऐसी नहीं मिलेगी जो आपको वहाँ पे मैच कर जाए। तो सब एमसीक्यू नए बन के आते हैं, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रोंग है और आपने पूरा कॉन्सेप्चुअल उन चीज़ों को समझा है, तो फिर आपके लिए वो चीज़ दिक्कत नहीं देगी, आप आराम से उसको कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि आपने कॉन्सेप्ट साथ के साथ देख के चलना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रोंग है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर दोगे, तो कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रोंग रहना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं डिसेंडेंट लाइबिलिटी। ये क्या होती है? तो सिंपल लेमन लैंग्वेज में इनको समझते हुए चलते हैं। आपने सिर्फ उसके बाद इसकी रीडिंग लेनी है। मैं सिर्फ आपको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगा ताकि आपको पूरा मीनिंग समझ में आ जाए। तो डिसेंडेंट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो डिसीज पर्सन के डेथ के टाइम अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग डेब्ट्स या फिर जो फाइनेंशियल ओब्लिगेशन है, अगर वो होती हैं, तो उसको बोलते हैं डिसेंडेंट लाइबिलिटी। मतलब कि मरने वाले की कुछ लाइबिलिटी अगर होंगी, जैसे कोई उसने कोई बैंक लोन ले रखा है, या फिर उसने कोई पर्सनल लोन, या उसका कोई अभी बिल पेंडिंग है जो उसने पे करना था, क्रेडिट कार्ड का बिल भी हो सकता है, कोई और भी इस तरह के अगर उसने कोई भी लाइबिलिटी पे करनी है, तो उसको बोलते हैं हम डिसेंडेंट लाइबिलिटी। और मैंने आपको बताया था डिसेंडेंट किसको कहते हैं, डिसेंडेंट उस पर्सन को कहते हैं जिसकी डेथ हो जाए। तो ये ही इसमें सब कहानी लिखी हुई है, इसको मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिया है। तो ये आपने देख के चलना है और
साथ के साथ इसके MCQ भी आपने लगा के चलने हैं। अब के बाद बात आएगी डोर और कर्टेसी का मतलब क्या होता है, ये भी हमें समझना जरूरी है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इससे, और कई स्टूडेंट को तो ऐसा भी लगेगा कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, क्योंकि ये चीज़ें पढ़ाई ही नहीं जाती। तो डोवर और कर्टेसी का मतलब क्या होता है कि ये क्या है, नाम है दोनों, जो कि पुराने कॉमन लॉ के प्रॉपर्टी राइट्स के कुछ वो थे, कॉमन लॉ, उनके ये नाम थे। जिसमें मान लो किसी हस्बैंड की या फिर उसकी वाइफ की अगर डेथ हो जाती है, तो सर्वाइविंग जो स्पाउस होता है उसको प्रॉपर्टी में ये मिलते थे। मतलब कि ये क्या थे, ये पुराने कॉमन लॉ प्रॉपर्टी राइट है जो हस्बैंड या फिर वाइफ की डेथ के बाद सर्वाइविंग स्पाउस को प्रॉपर्टी में मिलते थे। और आज भी इनका यूज होता है, लेकिन वो थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है उनके राइट्स को भी और उसको भी। तो डोवर का मतलब क्या है कि अगर किसी हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो वाइफ को हस्बैंड के जो वो मिलते हैं, जैसे मान लो अ, उससे हस्बैंड के नाम कोई लैंड थी या कोई प्रॉपर्टी थी, तो उसमें उस वाइफ को उसका हिस्सा मिलता है। जैसे मान लो ये हस्बैंड हो गया, ये उसकी वाइफ हो गई, और ये उसके चिल्ड्रन हो गए। तो क्या हुआ कि हस्बैंड की हो गई डेथ, तो उसके पास मान लो एक प्रॉपर्टी थी। अब ये प्रॉपर्टी किस पे चली जाएगी, वाइफ और चिल्ड्रन पे चली जाएगी, उनके जो भी उनका लीगल हिस्सा होगा उसके अकॉर्डिंग। तो जो ये लीगल हिस्सा उनको मिलेगा, इसको ही हम क्या बोलते हैं, डोवर बोल के चलते हैं। तो सिंपल मीनिंग यही है कि जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जॉन के पास क्या थी, एक लैंड थी, और डेथ के बाद उसकी वाइफ को वो लैंड में से कुछ हिस्सा मिला। तो ये क्या हो गया उसके लिए, एक किस्म से ये उसके लिए क्या हो गया, डोवर हो गया। कर्टेसी की बात करते हैं, ये क्या होता है, इसका उल्टा समझ लो। डोवर में तो किसकी डेथ हुई थी, पति की। इसमें डेथ हो जाती है किसकी, वाइफ की। तो वाइफ की डेथ होने के बाद हस्बैंड को अगर कुछ हिस्सा मिलता है उसकी प्रॉपर्टी से, तो उसको जो हिस्सा मिलता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, कर्टेसी बोल के चलते हैं। तो सिंपल बताया मैंने, और इतना ही हमने इसमें समझना है। अगला देख लेते हैं, ज्वाइंट टेनेंट विद राइट ऑफ सर्वाइवरशिप। ये क्या होता है, तो इसका मतलब क्या है कि जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई प्रॉपर्टी क्या करते हैं, ओन करते हैं। वाइफ की डेथ के बाद मैंने बताया तो आपको कि वाइफ की डेथ के बाद जो भी आपको मिलेगा, वो जो उसके हस्बैंड का जो लीगल हिस्सा होगा वो उसको मिलेगा। बाकी जो यहाँ पे जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था, वो लिया था यहाँ पे कि चिल्ड्रन का कितना हिस्सा, वाइफ का कितना। जो पार्ट वाइफ को मिलेगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे, डोवर बोलेंगे। इसी तरह से मान लो कर्टेसी के केस में जो हिस्सा उसके पति को मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कर्टेसी बोल के चलेंगे। तो चिल्ड्रन को भी मिलेगा, चिल्ड्रन का वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। हमने यहाँ पे सिर्फ हस्बैंड वाइफ का देखना था, तो उसके बारे में हमने यहाँ पे बात करी। उसके बाद बात करते हैं हम ज्वाइंट टेनेंट विद राइट विद राइट ऑफ सर्वाइवरशिप।
ये क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए हमें कि जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई प्रॉपर्टी क्या करते हैं, ओन करते हैं। मान लो ये मिस्टर एक्स है और ये मिस्टर वाई है। ये दोनों मिलकर एक क्या करते हैं, प्रॉपर्टी ओन करते हैं। और इसमें से क्या होता है कि ये मान लो उन्होंने 1 लाख की प्रॉपर्टी ली थी, और क्या हुआ कि इनमें से एक ओनर की क्या हो गई, डेथ हो गई। तो उनमें से जिस ओनर की डेथ हो जाती है, तो उसका शेयर ऑटोमेटिकली किसको चला जाता है, दूसरा जो उसका पार्टनर था उसको चला जाएगा। सर्वाइविंग ओनर को उसका क्या चल जाएगा, हिस्सा चला जाएगा। तो उसको प्रॉपर्टी की विल के थ्रू सेपरेटली उसको ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ही था इसका मतलब, जो जॉइंट टेनेंट विद राइट ऑफ सर्वाइवरशिप का मतलब यही था। एग्जाम्पल मैं आपको साथ के साथ बता के चल रहा हूँ। अगर वो आप वो भी एग्जाम्पल करोगे तो आप उससे भी और ज़्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। तो मैं आपको अपनी तरफ से एग्जाम्पल दूसरे बना के बता रहा हूँ, ताकि जब आप इसकी रीडिंग लो तो उसमें आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी हो। उससे बाद बात करते हैं, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल जनरल उसमें समझा रहा हूँ। अगर मैं इसको टेक्निकल वे में समझाऊंगा तो शायद आपको उतना समझ में नहीं आएगा। तो मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में इसलिए ही समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको मीनिंग पता लग गया तो आप इसको आराम से कर सकते हो। अब बात करते हैं पावर ऑफ अपॉइंटमेंट की। तो पावर ऑफ अपॉइंटमेंट का मतलब क्या है कि जब मान लो कि किसी पर्सन के पास क्या होता है कि जब वो कोई लीगल पावर होती है, किसी पर्सन के पास क्या है, लीगल पावर। किस चीज की, कि वो ये डिसाइड कर सके कि प्रॉपर्टी आखिर किसको मिलेगी, कि उसके पास ये पावर है कि प्रॉपर्टी आखिर किसको मिलेगी। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि इसका मतलब आपने कभी भी ये नहीं समझना है कि आदेश को क्या समझेंगे, इसको पावर ऑफ अटॉर्नी समझेंगे। तो ये समझने की भूल मत करना। पावर ऑफ अटॉर्नी और पावर ऑफ अपॉइंटमेंट दोनों डिफरेंट है। तो इसमें हमने ये बात भी समझनी है। तो जो स्टेट टैक्स में क्या होता है कि जो पावर ऑफ अपॉइंटमेंट की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट या फिर ट्रांसफर करने की अथॉरिटी होती है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होगी, जो पावर ऑफ अपॉइंटमेंट में क्या होगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं वो, और इसको ट्रांसफर करने का भी इनके पास क्या होता है, राइट होता है। तो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये क्या होता है। कि मान लो ये एक मिस्टर ए है, और इसने क्या किया, इसने एक ट्रस्ट बनाई यहाँ पे। इसने क्या किया, एक ट्रस्ट बनाई, और इसमें उसने क्या किया, 5 लाख की प्रॉपर्टी इस ट्रस्ट में रख दी। मतलब इस ट्रस्ट के पास कितने की प्रॉपर्टी थी, 5 लाख की। और इस मान लो ये मिस्टर ए था, इसने क्या किया, एक ट्रस्ट बनाई जिसमें इसने क्या किया, 5 लाख की एक प्रॉपर्टी रख दी। और इस ट्रस्ट का एक मैनेजर रखा कि मिस्टर वाई को, मिस्टर राम को इसका मैनेजर बना दिया।
और इसके पास क्या राइट है, इस मैनेजर के पास, कि जो मिस्टर ए की वाइफ है या फिर उससे कोई क्रेडिटर्स है या फिर उससे कोई चिल्ड्रन वगैरह है, तो उनसे उनको ये मिस्टर राम डिसाइड करेगा, इसके पास लीगल पावर है कि वाइफ को कितना देना है और उससे क्रेडिटर्स को कितना देना है और उनके चिल्ड्रन को कितना देना है। तो पावर ऑफ अपॉइंटमेंट का मतलब ये होता है कि इसमें जैसे कि यहाँ पे कौन है, मिस्टर राम, उसके पास प्रॉपर्टी का क्या है, लीगल टाइटल नहीं है, लेकिन क्योंकि ये मिस्टर राम जो है, इस प्रॉपर्टी का लीगल टाइटल इसके पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इसका ओनर नहीं है, ना ही इसका कोई भी ओनर का वो है। ये तो एक तरह का क्या है, अपॉइंटमेंट, अपॉइंट किया हुआ एक मैनेजर है, जिसके पास एक कंट्रोल होता है, जिसको कंट्रोल दिए जाते हैं कि आपने आपने इसका लेखा जोखा रखना है। और आपने ही, जैसे कोई ट्रस्ट होता है, उस ट्रस्टी का कुछ मैनेजर होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि हमने किसको क्या देना है, वो सब कुछ उसमें लिखा होता है। तो इसको बोलते हैं हम पावर ऑफ अपॉइंटमेंट। और इसमें हम एक पॉइंट और ये भी देख सकते हैं कि जो पावर ऑफ जनरल पावर ऑफ अपॉइंटमेंट तब भी माना जाएगा जब पर्सन प्रॉपर्टी को क्या करे, प्रॉपर्टी को अपॉइंट कर सकता है किसके फेवर में, किसी स्टेट के फेवर में, किसी क्रेडिटर्स के फेवर में, या फिर उस क्रेडिटर्स के फेवर में भी कर सकता है। तो ये बात मैंने आपको बता दी, ये ही इसका एग्जाम्पल था। थोड़ा बोरिंग लग सकता है आपको आज। अब बात करते हैं गवर्नमेंट ओब्लिगेशन के बारे में। तो गवर्नमेंट ओब्लिगेशन क्या होता है कि कुछ फेडरल या फिर स्टेट या फिर लोकल गवर्नमेंट के, मान लो कोई बॉन्ड्स हो गए या नोट्स हो गए या फिर बिल, तो ग्रोस स्टेट में वो क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। चाहे वो आपके एग्जेम्प्ट भी हो, तब भी यहाँ पे उसको हमने क्या करना है, इंक्लूड करना है। किसमें? चाहे वो आपके एग्जेम्प्ट है, तब भी उसको हमने ग्रोस स्टेट में क्या करना है, इंक्लूड करके चलना है। तो इसका पर्पज क्या है? इसका पर्पज ये है कि जो इनकम टैक्स एग्जम्पशन है और जो स्टेट टैक्स से एक्सक्लूशन है, दोनों के ही सेपरेट रूल है। एसेट की जो इंटरेस्ट इनकम है वो एग्जम्प्ट हो सकती है, लेकिन डेथ के टाइम एसेट की एफएमवी जो बनेगी, उसकी तो एक वेल्थ होगी। तो उसके अकॉर्डिंग हमने इनको क्या करना है, इनको इंक्लूड करके चलना है। अब बात करते हैं गिफ्ट विद इन 3 ईयर ऑफ डेथ। मतलब कि जनरल रूल तो ये है कि जो गिफ्ट है वो, जो गिफ्ट होता है ग्रोस स्टेट में, वो क्या नहीं होता, वो इंक्लूड नहीं होता। जो गिफ्ट होता है वो ग्रोस स्टेट में इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि वो डेथ से अगर 3 साल के अंदर लिया गया है तो फिर वो इंक्लूड नहीं होगा। इसके लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जो कि आपने देखने हैं। एक्सेप्शन क्या है? पहला तो लिखा है डू नॉट ऑटोमेटिकली इंक्लूड एवरी गिफ्ट मेड विद इन 3 ईयर। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जो हमने देखने हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई, जो कि विद इन 3 ईयर के अंदर
ली थी, या फिर रिटेन लाइफ स्टेट मोर देन 5% ऑफ रिविजनरी इंटरेस्ट और पावर टू रिवोक। तो ये कुछ नाम है, ये आपको क्या करने हैं, ये आपके लिए क्या रहेंगे, एक्सेप्शन रहेंगे। तो मतलब पर्पज क्या है इसका, गिफ्ट विद इन 3 ईयर ऑफ डेथ का पर्पज क्या है, बस इतना समझ लो कि लास्ट मिनट पे ट्रांसफर के थ्रू स्टेट इंक्लूशन अवॉइड करने को ये रोकता है। मतलब कि लास्ट मिनट पे क्या करता है कि स्टेट इसको इंक्लूशन अवॉइड करने को इसको रोकता है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे इसका मेन पर्पज समझा। अब बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रोसीड के बारे में। लाइफ इंश्योरेंस प्रोसीड क्या होता है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रोसीड ग्रोस स्टेट में प्रिंसिपली दो सिचुएशन में इंक्लूड हो सकता है। वो दो सिचुएशन कौन कौन सी है हमें ये पता होना चाहिए कि पहली तो जो प्रोसीड है वो स्टेट को क्या होनी चाहिए, पेबल होनी चाहिए। पहली क्या होनी चाहिए, जो प्रोसीड है वो स्टेट को क्या होनी चाहिए, पेबल होनी चाहिए। दूसरी, जो डिसेंडेंट है, डिसेंडेंट उसके पास उसकी इंसिडेंट ऑफ ओनरशिप होनी चाहिए। मतलब कि उसके पास क्या होना चाहिए कि मान लो उसमें कोई बेनिफिशियरी चेंज करना है या फिर पॉलिसी सरेंडर करने का उसके पास राइट है और पॉलिसी असाइन करने का उसके पास कोई राइट है। तो ये सारे किस में आएंगे, ये आएंगे डिसेंडेंट इंसिडेंट ऑफ ओनरशिप में आके चलेंगे। अब बात करते हैं 3 ईयर क्या है इसमें। तो 3 ईयर का मतलब ये है, 3 ईयर ट्रांसफर का, कि अगर डिसेंडेंट ने पॉलिसी या फिर इंसिडेंट ऑफ ओनरशिप डेथ से कितने 3 साल के अंदर उसमें ट्रांसफर किया है तो स्पेशल 3 ईयर इंक्लूशन रूल क्या हो जाएगा, उसमें अप्लाई हो जाएगा। अभी मैं समझ सकता हूँ कि आपको कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके सिर के ऊपर से जा रही होंगी, बस लिखा है तो मैं भी उसको रीड ही कर रहा हूँ। तो ये रीडिंग का ही चैप्टर है और इसको हम रीड ही कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ, उससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि पॉलिसी प्रोसीड मान लो, ये है यहाँ पे एग्जांपल कि इसमें क्या है, पॉलिसी प्रोसीड कितने की है, 4 लाख की, और उसकी बेनिफिशियरी कौन है, 4 लाख पॉलिसी इज पेबल टू द डिसेंडेंट डॉटर but the descendant retain the right of change the beneficiary until death. What is the amount of generally included? तो क्या होगा, लाइफ इंश्योरेंस प्रोसीड कितनी है, 4 लाख। तो फुल 4 लाख क्या हो जाएगी, उसमें इंक्लूडेड हो जाएगी। द राइट टू चेंज बेनिफिशियरी इज एन इंसिडेंट ऑफ ओनरशिप। तो यही बताया इसमें कि ये जो पूरा 4 लाख है ये इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इंक्लूड हो जाएगा। एन्युटी है वो भी सेम ही है, मेडिकल इंश्योरेंस रिइंबर्समेंट। एन्युटी और सर्वाइवर बेनिफिट क्या होता है, एन्युटी का मतलब क्या होता है, एन्युटी जैसे कि कोई फ्यूचर में एक या फिर उससे ज़्यादा की पेमेंट प्रोवाइड करने वाला कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या फिर अरेंजमेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एन्युटी बोलते हैं।
और सर्वाइविंग बेनिफिट को मिलने वाली एन्युटी या तो सारी या फिर उससे पार्ट को हम क्या करते हैं उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, तो उसको बोलेंगे सर्वाइवर बेनिफिट। क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन है एक, वहां से पता लगेगा कि ए सर्वाइवर एन्युटी इज वर्थ कितनी है, 1 लाख, एंड डिसेंडेंट कंट्रोल 60%, द परचेज प्राइस हाउ मच इज इंक्लूडेड। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, आपने क्या करना है, सर्वाइवर की एन्युटी वैल्यू और उस पर 60, तो 60% का लगाएंगे तो 60,000 क्या हो जाएगा उसमें इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 80,000 और कंट्रीब्यूशन 70%, तो 80 का 70% करेंगे तो 60,000 आ जाएगा, तो उसको हम उसमें इंक्लूड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या पढ़ रहे हैं हम, हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हमने अब तक जो जो चीज़ें पढ़ी हैं कि वो पढ़ी क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम, इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने जो बात करी थी, स्टेट के बारे में बात करी थी, स्टेट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या क्या चीज़ें ग्रोथ स्टेट में इंक्लूड होती हैं और क्या उसमें से डिडक्ट होती हैं। तो हम वही चीज़ें पढ़ रहे हैं कि क्या चीज़ इंक्लूड होगी और क्या चीज़ डिडक्ट होगी, ताकि हम अपने कॉन्सेप्ट से ना भटके कि ये हो क्या रहा है। तो मैंने आपको एक शॉर्ट उसमें बता दिया कि स्टेट, ग्रोथ स्टेट में क्या चीज़ ऐसी होंगी जो इंक्लूड होके चलेंगी और कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपकी सब्ट्रैक्ट होंगी। उसके बाद बात करते हैं मेडिकल इंश्योरेंस रिम्बर्समेंट के बारे में। तो ये क्या होता है मेडिकल इंश्योरेंस, कि अगर डिसेंडेंट की डेथ के टाइम मेडिकल इंश्योरेंस रिम्बर्समेंट क्या था, ड्यू था, डिसेंडेंट की डेथ के टाइम मेडिकल इंश्योरेंस क्या था, वो रिम्बर्समेंट क्या था, ड्यू था। तो जो रिम्बर्समेंट रिसीव करने का जो लीगल राइट है, वो एक क्या थी, रिसीवेबल प्रॉपर्टी इंटरेस्ट थी, जो हमने शुरू में पढ़ा था ना कि रिसीवेबल प्रॉपर्टी इंटरेस्ट। तो हम अगर मान लो कोई भी ऐसी हमें जो मिलना था लेकिन वो हमें मिला नहीं, तो जरूरी नहीं है कि हमें कोई कैश मिले तभी ही हम उसको इंक्लूड करेंगे। अगर इस तरह का भी कोई चीज़ मिल रही है रिम्बर्समेंट वगैरह, तो वो भी हमारा किस में शामिल होगा, वो भी हमारा ग्रोथ स्टेट में शामिल होगा। तो यहाँ पे इसका पर्पज क्या है, इसको बताने का यहाँ पे ये पर्पज है, मान लो आप किसी पर्सन की डेथ हो जाती है और उसके बाद उसका रिम्बर्समेंट मिलता है, तो ये जरूरी नहीं है कि भाई कोई पेमेंट अगर डिले हो रही है मिलने में तो हम उसको ग्रोस स्टेट से बाहर कर देंगे, तब भी वो ग्रोस स्टेट का ही पार्ट माना जाएगा और उसको ग्रोस स्टेट में हम शामिल करके चलेंगे। क्वेश्चन से देख लेते हैं, क्वेश्चन से समझ में आएगी बात सही से, कि हेलन 12,000 मेडिकल क्लेम वाज अप्रूव्ड बिफोर डेथ, डेथ से पहले उसका 12,000 का मेडिकल का क्लेम अप्रूव्ड हो गया था, बट द इंश्योरेंस पेड द स्टेट आफ्टर हर डेथ। तो जो इंश्योरेंस से वो अमाउंट मिली वो उसकी डेथ के बाद मिली, तो यहाँ पे क्या होगा, उसको क्या माना जाएगा, रिसीवेबल माना जाएगा और वो उसके ग्रोस स्टेट में क्या होगी, इंक्लूड होगी। तो मैं आपको वही बात बता रहा था कि हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं, ये जितने भी अब तक पॉइंट पढ़े हैं, ये इसलिए ही पढ़े हैं कि इसमें क्या चीज़ इंक्लूड होगी क्या एक्सक्लूड होगी, वो हम देख के चल रहे हैं। अब बात करते हैं इंटरवल ट्रांसफर और रिटेन इंटरेस्ट। तो इंटरवोल्स ट्रांसफर का मतलब क्या है, डिसेंडेंट ने जो प्रॉपर्टी अपने लाइफ टाइम में क्या करी थी, ट्रांसफर कर दी थी, तो उसको ही हम बोलते हैं इंटर वीवो ट्रांसफर।
नॉर्मली कंप्लीटेड लाइफ टाइम ट्रांसफर ग्रोस स्टेट से ये इसको क्या होता है, ये इसको बाहर कर सकते हैं। लेकिन अगर डिसेंडेंट ने डेथ तक इसका कंट्रोल या फिर यूज, इनकम या फिर अदर सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट रिटेन करके रखा, तो फिर ये प्रॉपर्टी उसमें ग्रोस स्टेट में क्या हो जाएगी, ये वापस से उसमें वो बैक कर ली, तो उसमें ये वापस से क्या हो जाएगा, ये इसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो रिटेन लाइफ स्टेट, और अगर हम बात करें इंजॉयमेंट, तो उसको क्या क्या बोलते हैं, जैसे किसी की प्रॉपर्टी से अगर कोई इनकम आ रही है तो वो भी इंक्लूड हो सकती है, कोई पोजेशन या फिर यूज ऑफ इंजॉयमेंट और राइट टू डिसाइड हु विल एंजॉय प्रॉपर्टी, तो उन सबको हम इसमें शामिल कर देंगे और ये सब हमारे ग्रोस स्टेट का पार्ट बन के चलेगा। अब बात करते हैं वैल्यूइंग द ग्रोस स्टेट। ये क्या होता है कि जो हमारी क्या होती है कि जिस बंदे की डेथ हो जाती है, तो जनरली डेट ऑफ डेथ पर क्या ली जाती है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ली जाती है। तो अगर उसकी मान लो डेथ हो गई, तो डेथ पर उसकी क्या ली जाएगी, डेट ऑफ डेथ पे उसकी क्या ली जाएगी, फेयर मार्केट वैल्यू ली जाएगी, अनलेस वैलिड स्पेशल वैल्यूएशन और अल्टरनेटिव वैल्यूएशन इलेक्शन अप्लाई ना हो, तो तब हम यहाँ पे क्या लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे। और एफएमवी जो होती है वो परचेज प्राइस या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं होती, वो उसका क्या होता है, उसका मार्केट प्राइस होता है, फेयर मार्केट वैल्यू होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन से और भी समझ में आएगा। तो जैसे हम पहले देखते हैं कि भाई मान लो रियल प्रॉपर्टी है, तो रियल प्रॉपर्टी जो होती है, इससे क्या होता है कि मान लो इसका जो हाईएस्ट और बेस्ट यूज के बेसिस पे अगर हम इसको अप्रेजल की बात करते हैं, तो इसका जो वैल्यूएशन होता है वो किस बेस पे होता है, वो इसका हमारा फेयर मार्केट वैल्यू के बेस पे इसका वैल्यूएशन होके चलता है। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से हमें क्लैरिटी आएगी कि क्वेश्चन है यहाँ पे कि ए डिसेंडेंट परचेज स्टॉक फॉर 1 लाख, कितने का स्टॉक परचेज किया, 1 लाख का। इट्स डेट ऑफ डेथ एफएमवी इज 1,80,000, व्हाट वैल्यू इज जनरली इंक्लूडेड, तो जनरली कौन सी वैल्यू इंक्लूड की जाएगी, तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 1 लाख, डेट ऑफ डेथ एफएमवी कितनी है, 1,80,000, तो ग्रोस स्टेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो उसकी क्या है, डेथ डेथ के टाइम पे उसकी जो एफएमवी है वो ही हो जाएगी। तो अब तक हमने जितना भी चैप्टर पढ़ा, हमेशा एक बात याद ये रखना कि इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आया, तो वो हमने ये देखना है कि अगर वो इनकम है तो वो ग्रोस स्टेट के उसमें शामिल हो जाएगी, अगर वो उसके लिए लाइबिलिटी है तो वो उससे स्टेट से माइनस कर दी जाएगी, और अगर कहीं पे एफएमवी और कॉस्ट दी हुई है तो हमेशा उसकी एफएमवी को हम उसके ग्रोस स्टेट में शामिल करके चलेंगे। अब बात करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, अल्टरनेट वैल्यूएशन डेट। वैसे तो हमने ये पहले पढ़ा है एक चैप्टर में, लेकिन ये फिर से यहाँ पे दोबारा आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम इसको पढ़ते हैं कि अल्टरनेट वैल्यूएशन डेट क्या होती है। तो जो एग्जीक्यूटर होता है वो क्या कर सकता है कि जो उसकी क्या होती है स्टेट की, जो उसके स्टेट के लिए, अपने स्टेट के लिए वो क्या कर सकता है,
वो वैल्यूएशन डेट इलेक्ट कर सकता है। कैसे कर सकता है वो हम देखेंगे। अगर वो प्रॉपर्टी उसने रिटेन कर ली 6 मंथ के लिए, तो जो उसकी वैल्यू ली जाएगी वो क्या ली जाएगी, डेथ के 6 मंथ के बाद की ही उसकी वैल्यू ली जाएगी। अगर प्रॉपर्टी वो रिटेन करता है 6 मंथ के लिए, मान लो जो एग्जीक्यूटर है उसने पूरी स्टेट के लिए अल्टरनेशन अल्टरनेट वैल्यूएशन डेट क्या कर सकता है वो, मैं यहाँ से समझा रहा हूँ आपको कि ये क्या है, ये एग्जीक्यूटर है और ये क्या कर सकता है कि ये अल्टरनेट वैल्यूएशन डेट कर सकता है, इलेक्ट कर सकता है। तो जो नॉर्मली रूल है वो क्या है कि जो प्रॉपर्टी है वो रखी जा सकती है कितने, 6 मंथ के लिए। अगर 6 मंथ के लिए अगर वो रखी गई है तो डेथ के जो जो डेथ हुई है उसकी, उससे 6 मंथ के बाद की उसकी क्या ली जाएगी, वैल्यू ली जाएगी। डेथ के 6 मंथ के बाद की वैल्यू ली जाएगी। अगर वो प्रॉपर्टी सोल्ड कर दी या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड कर दी पहले ही, तो फिर जो सेल की या उसकी डेट होगी, मान लो ये आपने यहाँ पे सेल कर दी या उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो जिस दिन उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जो उसकी सेल की वैल्यू होगी या डिस्ट्रीब्यूट की डेट की वैल्यू होगी वो यहाँ पे कंसीडर की जाएगी। तो जो इलेक्शन है वो इंडिविजुअल एसेट्स के लिए सिलेक्टिवली नहीं की जा सकती, पूरी स्टेट पर अप्लाई होती है और वंस मेड जनरली इरिवोकेबल होती है। तो मतलब अगर एक बार उस पर अप्लाई कर दी तो फिर वो इरिवोकेबल नहीं होगी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो अल्टरनेट वैल्यूएशन डेट है उसमें एग्जीक्यूटर इलेक्ट कर सकता है अगर उसने वो प्रॉपर्टी रिटेन करी 6 मंथ के लिए, तो डेट के 6 मंथ के बाद की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे कंसीडर की जाएगी। अगर प्रॉपर्टी सोल्ड या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड कर दी पहले, तो फिर वो उसके सेल की या फिर डिस्ट्रीब्यूट के टाइम की वैल्यू उसमें कंसीडर की जाएगी।